हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपको बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये वही क्वेश्चन है जो कुछ दिन पहले आपका जो इम्तिहान हुआ था, सेंटअप जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। और फिलहाल ये हर स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट को, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज साइंस तो साइंस ही होता है, सभी के लिए बराबर होता है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल है जो सब्जेक्टिव है, मतलब लॉन्ग सवाल नहीं है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करना बहुत जरूरी, बिकॉज ये सवाल सभी आते हैं। ओके, तो आइए आप देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले सवाल था, सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। सजीव के लक्षण बताना है ना। तो पहला है, हर सजीव को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ता है, एक ये भी लक्षण है ना। खाना, पोषण जिसको बोलते हैं, आप इसको लिख सकते हैं पोषण। पोषण क्या हुआ, एक लक्षण हो गया। पोषण लिख के डैश करके लिख सकते हैं कि हर सजीव को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ती है, जरूरत होती है। पहला हो गया लक्षण। दूसरा लक्षण क्या हो गया, सजीव में वृद्धि होती है। बिल्कुल, सजीव में वृद्धि होती है, ये भी एक लक्षण है कि सजीव में क्या होती है, वृद्धि होती है। सजीव जो है बढ़ता है, ग्रो करता है ना। तीसरा है, सजीव शोषण करता है। शोषण, शोषण यहाँ पे नहीं, पोषण होना चाहिए, सॉरी। सजीव जो है पोषण करता है, तो ये तो फिर सेम आ गया। अच्छा, मैं एक एक्स्ट्रा बता दूंगा। शोषण यहाँ पे होगा, शरीर, सजीव जो है पोषण करता है, यानी कि खाता है, ठीक है, पौष्टिक आहार लेता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन भी कहते हैं। इसमें उत्सर्जन भी करते हैं। सजीव क्या करता है, उत्सर्जन भी करता है। अब आप चाहो तो आंसर इस तरह लिख सकते हो, या चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो। तो चलो मैं बताता हूँ कौन कौन यहाँ पे लक्षण इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सजीव का जो लक्षण है, जैसे कि पहला लक्षण आप लेते हैं पोषण, मतलब खाना, भोजन करना, ठीक है। दूसरा लक्षण लिखते हैं जनन, है ना, जनन करना, अपने जैसा संतान को पैदा करना। तीसरा लक्षण है उत्सर्जन, यानी कि जो अनपचा जो भोजन पेट में है, जो बच गया, उसको बाहर निकालना, उत्सर्जन हो गया। तीसरा है शोषण, बहुत बड़ा ये है ना, शोषण। शोषण भी एक बहुत बड़ा ये लक्षण है, नहीं रहेगा शोषण तो काम ही नहीं चलेगा। और क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं वृद्धि। वृद्धि भी क्या है, एक तरह से लक्षण है, बढ़ना, है ना। चलन भी लिख सकते हैं, चलना। और आप चाहो तो उद्दीपन भी लिख सकते हैं। उद्दीपन मतलब चौंकना, जैसे कि आपको कोई तुरंत पीछे से कुछ थप्पड़ मारा, आंख पकड़ा, तो तुरंत आपको समझ आ गया, अच्छा ये है ये, तो उद्दीपन आपके अंदर पैदा हो गया। ये सब जो है शरीर के, सजीव के क्या है, लक्षण है, ठीक है। तो उसी को आप एक्सप्लेन करके इस तरह से लिख सकते हो। जैसे कि अगर पोषण के बारे में लिखना है तो पोषण लिख के डैश दे दीजिए, और आप लिख सकते हो कि सजीव को जिंदा रखने के लिए पोषण करना पड़ता है। वृद्धि लिख लीजिए, वृद्धि लिख, सजीव जो है हमेशा जो है वृद्धि, सजीव का वृद्धि होते रहता है, ठीक है। शोषण तो होगा नहीं। उद्दीपन लिख सकते हैं, सजीव में उद्दीपन की क्रिया होती है। उत्सर्जन लिख सकते हैं, जो पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालने वाला जो होता है उसको उत्सर्जन बोलते हैं। शोषण यहाँ पे करते हैं, शरीर को जिंदा रहने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए शोषण करते हैं। तो इस तरह से इसका लक्षण आप एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। चलिए, सवाल यहाँ पे देखो ये है कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के शरीर का श्वसन अंग बताना है। श्वसन अंग बताना है, ठीक है। श्वसन अंग बताना है, कौन सा अंग है श्वसन अंग, उसका नाम बताना है। तो जैसे कि मछली में पता है गिल्स होता है, जिसको गलफड़ा बोलते हैं ना, गिल्स को गलफड़ा बोलते हैं। मच्छर में क्या होता है, वायु नलिकाएं होता है, वायु नलिकाएं हो, बहुत मिस्टेक यहाँ पे, वायु नलिकाएं, ठीक है, वायु नलिकाएं। मच्छर में क्या होता है, वायु नलिकाएं होता है, सांस लेने का। और केचुआ में त्वचा होता है, केचुआ में क्या होता है, त्वचा होता है। और मनुष्य में तो पता है फेफड़ा होता है, मनुष्य में तो फेफड़ा होता है। तो ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पे जैसे केचुआ त्वचा से सांस लेते हैं, है ना, अपने चमड़ा से सांस लेता है। तो ये आपको सवाल दिया हुआ है। और एक आता ट्राइकिया नाम का आता, ट्राइकिया, जो कीट पतंग, जैसे कि तिलचट्टा हो गया, टिड्डा हो गया, है ना। तो इन सब जो है, जो सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं, ट्राइकिया से लेते हैं, याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, पादप में भोजन का वहन या स्थानांतरण कैसे होता है। पादप मतलब समझ रहे ना, पेड़ पौधे में जो भोजन का वहन करना और स्थानांतरण करना कैसे करता है। तो आपको पता है, पौधे की पत्तियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। पौधे की पत्ती को रसोई घर बोला जाता है, ठीक है ना। वहाँ जो है भोजन तैयार होता है और वहाँ से पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है, किसके द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन तो लिखा है, यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं, वहाँ से फ्लोएम के द्वारा, है ना,
पादप के अन्य भागों में भोजन भेजा जाता है। आप मेरी बातों को सुन रहे, समझ रहे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पत्तियों में भोजन तैयार होता है और वहाँ से फ्लोएम उत्तक के द्वारा पौधे के अन्य भागों में भोजन को भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वाहन स्थानांतरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वाहन हो जाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। यह कार्य संभव उत्तक के फ्लोएम नामक भागों द्वारा हो। लो, जो बात नीचे आई गई है जो मैं बोलना चाह रहा था, तो ये सारा जो काम हो रहा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये कौन करता है? फ्लोएम नामक उत्तक के द्वारा किया जाता है, सभी भाग में पहुंचाया जाता है भोजन वगैरह। और एक होता है जाइलम, तो यहाँ पे जाइलम के बारे में तो बात नहीं किया, जरा भोजन के बारे में बात किया। चाहे तो जाइलम भी लिख सकते हैं कि पौधे जो जड़ से जमीन के नीचे से जल प्राप्त करता है और जाइलम उत्तक की मदद से सभी भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। मूत्र बनने की मात्रा का विनियमन किस प्रकार होता है? मूत्र बनने की मात्रा का विनियमन किस प्रकार होता है? देखिए, शरीर द्वारा पिया जाने वाला पानी, जो हम पानी पीते हैं, है ना, वह शरीर द्वारा अवशोषण पर मूत्र की मात्रा निर्भर करता है। यानी कि आप कितना पानी पीते हो उस पर डिपेंड करता है मूत्र। जैसे आप यूं ही देख सकते हैं, ठंडा के दिन में आपको पानी बहुत कम पिया जाएगा, है ना, गर्मी के दिन में पानी ज़्यादा पिया जाएगा, ठीक है। अगर ठंडा के दिन में पानी ज़्यादा पीते हो तो आपको फिर बार बार जाना पड़ेगा, टॉयलेट बार बार जाना पड़ेगा, ठीक है, मूत्र के लिए। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना पानी पीते हो, है, कितना अवशोषण करते हो। तो वो जो डिपेंड करता है आप कितना पानी पी रहे हैं, शरीर द्वारा अवशोषण पर मूत्र की निर्भर करता है। अब देखो, कम पानी पीने पर मूत्र की मात्रा कम होती है। बिल्कुल, जब पानी कम पिएंगे, अब ठंडा में ही देखिए, लोग ठंडा से बचने के लिए ठंडा लग रही है तो नहीं जाएंगे, है ना, तो पानी कम पीते हैं। क्यों? उसको पता है ना, हमको जाना पड़ेगा। और गर्मी में तो खैर कोई दिक्कत नहीं, गर्मी में तो पता भी नहीं चलता, पसीना से पानी निकल जाता है, कुछ बॉडी से पसीना से पानी निकल जाता है, तो उतना एहसास नहीं होता है, लेकिन ठंड में होता है। तो ये डिपेंड, तो खैर मौसम कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं, डिपेंड करता है। कम पानी पिएंगे तो कम जाएंगे। और आप आजमा सकते हैं, 2 दिन पानी पीजिए, देखिए जम के, तो आपको भी बार बार जाना पड़ेगा, और नहीं पिएंगे तो नहीं जाना पड़ेगा। कुछ हार्मोन इसे अपने नियंत्रण में रखते हैं, कुछ हार्मोन जो होते हैं वो कंट्रोल में रखता है। यूरिया तथा यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए भी जल की मात्रा बढ़ जाती है ना। यूरिया तथा यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए भी जल की मात्रा बढ़ जाती है, अतः अधिक मूत्र उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो ये बोला मूत्र बनने की मात्रा का विनिमय मतलब बताना है कि कैसे होता है ना। विनिमय मतलब ये ट्रांसफर कैसे होता है, एक जगह दूसरी जगह कैसे चल जाता है, विनिमय मतलब ये होता है विनिमय, ठीक है। तो बोला यूरिया तथा यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए भी जल की मात्रा बढ़ जाती है। इसके जैसे मूत्र, एक पानी पिया, फिर यूरिया बना, उससे यूरिक अम्ल बना, तो उस प्रकार भी मूत्र की मात्रा, मूत्र में होता है क्या, यही तो होता है ना, यूरिया होता है और यूरिक अम्ल ही होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से वो बाहर एक बहुत ही खतरनाक ये पदार्थ है यूरिया और यूरिक अम्ल। अगर मूत्र किसी का नहीं होता है या किसी का किडनी खराब होता है तो ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि किडनी क्या काम करता है, रक्त को छान के जो रक्त में छनता है और उसे यूरिया भी छनता है ना, यूरिया यूरिक अम्ल वगैरह छनता है और छन के जमा होता है। और अगर ये नहीं हो, ऐसा नहीं ना हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आदमी की मृत्यु हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी शरीर का सभी जो पार्ट है वो सभी ना सभी किसी न किसी काम के लिए है, बेकार कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अधिक उत्सर्जन होगा कब, जब हम पानी ज़्यादा पिएंगे, यूरिया यूरिक अम्ल बनेगा तब। चलिए अगला सवाल देखें, कहाँ के सवाल, अच्छा इधर है। प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है? तो आपको प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में अंतर बताना है। इम्तिहान में आया था कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच का अंतर क्या है, यहाँ देखिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पॉइंट लिख देंगे काफ़ी है ना, 2 नंबर का सवाल है। प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं किसको, टहलने, मतलब डिफिनेशन को ही अलग अलग डिफाइन कर देना, जो मैच कर रहा है एक दूसरे से वही हमारा अंतर कराएगा। प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या, अनैच्छिक प्रतिक्रिया, मतलब आपके नहीं चाहते भी ये सब काम होता है प्रतिवर्ती क्रिया में। और टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है, मतलब आप चाहेंगे तभी टहल पाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं टहल पाएंगे। तो प्रतिवर्ती क्रिया तो एक हो गया कि प्रतिवर्ती एक अनैच्छिक क्रिया है और टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है। दूसरा है यह शरीर के अंगों की अचानक तथा तीव्र प्रतिक्रिया होती है ना, या शरीर के अंगों की अचानक तथा तीव्र प्रतिक्रिया होती है, यह समय समय पर लेकिन धीमी प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है अचानक होती है लेकिन तीव्र होती है,
ठीक है ना। जैसे आपको कुछ सोचना है, कुछ बोलना है, फटाफट दिमाग में आने लगा, लेकिन आपको टहलने की बारी आ गई तो ये समय समय पर, जब आप चाहो तभी टहल पाओगे, है ना। तो ये डिपेंड यहाँ पे करता था। एक अंतर हमारा ये भी पता चल गया कि शरीर के अंगों की अचानक तथा तीव्र प्रतिक्रिया होती है, किसमें, प्रतिवर्ती क्रिया में। और टहलना तो एक समय पे होती है, लेकिन धीमे भी होती है। यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित कर होता है। कौन, प्रतिवर्ती जो क्रिया होता है किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होता है, और ये मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। बिल्कुल, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया ना, जैसे कि आपको कुछ चुट्टी काट लिया कोई, या तो पीछे से टच किया, तो आपको तुरंत एहसास होता है, अच्छा ये हो रहा है ना। तो ये जो मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होता है। लेकिन टहलना जो है आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। आपके मन करेगा चलो टहलते हैं, कुछ जाते हैं बगीचा घूमने के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तब आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। बोलेगा नहीं मत जाओ यार, थके हुए हैं, तो आप नहीं जाइएगा। लेकिन दिमाग बोलेगा चलो क्या दिक्कत है, लाना है तो लाना है, जाना है तो जाना है, तो आप चल जाइएगा। तो ये है मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल होता है, ये मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है। चौथा है प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर का केवल एक भाग प्रतिक्रिया करता है, ना कि पूर्ण शरीर। जब प्रतिवर्ती जब क्रिया होता है तो शरीर के कोई एक ही भाग मतलब एक्टिव होता है, पूरा शरीर नहीं होता है। लेकिन जब टहलते हैं तो पूरे शरीर एक स्थान से दूसरी जगह जाता है, गति करता है। देखते हैं जब टहलते हैं तो पूरा शरीर सबके साथ पूरा ले जाकर टहलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कान को, आंख पैर सबको छोड़ दिए अब पैर को ले जाकर टहला रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, नहीं होता ना। आप पूरे बॉडी को जाकर टहलाएंगे, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया में ऐसा नहीं होता है। जब भी प्रतिवर्ती क्रिया हो तो एक ही पार्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है, सभी पार्ट नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की ओर मुड़ना। अगर एक पौधा आप रोप दो घर में और थोड़ा सा लाइट की जगह छोड़ दो, तो पौधे की पत्तियां जो है ना वो लाइट की तरफ बढ़ेगी, मतलब प्रकाश अनुवर्तन हो गया, प्रकाश की ओर बढ़ना। एक होता है गुरुत्वानुवर्तन, मतलब गुरुत्व की जमीन की ओर बढ़ना। एक होता है जलानुवर्तन, मतलब जल की तरफ बढ़ना। ठीक है, मतलब जलानुवर्तन मतलब जल की तरफ बढ़ रहा, गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्व की तरफ बढ़ रहा, जो गुरुत्वीय बल जमीन में उधर बढ़ रहा, और प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की तरफ बढ़ रहा। तो पादप के पररोह तंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। मतलब पादप का जो तंत्र है, जो पररोह तंत्र है, मतलब पररोह तंत्र समझ रहे हैं, जो पादप का जो एकदम आगे वाला जो होता है, एकदम टुस्सा जिसको बोलते हैं ना, एकदम मुलायम जो होता है शुरुआती, उसके बारे में बोला है। वो प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करता है, जिधर से प्रकाश उसको मिलता है उधर से वो गति करना शुरू करता है। इसी गति को बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन करते हैं। परोवाह तंत्र भाग है। परोवाह तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है ना। परोह जो होता है प्रकाश तंत्र के प्रकाश की गति के धनात्मक होता है, मतलब जिधर प्रकाश मिला उधर ही वो बढ़ता है ना। धनात्मक का मतलब इधर से प्रकाश आ रहा तो इधर जाएगा, मतलब ये धनात्मक हो रहा। ऋणात्मक नहीं हो रहा कि इधर से प्रकाश आ रहा, यानी कि प्रकाश इधर से आ रहा तो पौधा यहाँ पे लगा तो पत्ती इधर भागेगा, नहीं भागेगा, पत्ती इधर जाएगा, है ना, धनात्मक कार्य करेगा, उसकी ओर बढ़ेगा। अब देखिए सवाल हमारा एक ये सवाल, लास्ट सवाल देख लेते हैं। जीवाश्म क्या है और वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, ये भी सवाल आया था। तो आप लोग उम्मीद है लिखे कुछ ना कुछ तो लिखे होंगे ना। देखो इम्तिहान में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव भी सवाल आता है, तो पढ़ना जरूरी है सब्जेक्टिव भी, तभी तो आप कुछ कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा कि जीवाश्म क्या है, तो जीवों के इस तरह की परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। यह जैव विकास प्रक्रम की विषय में जानने में सहायता करता है। कौन, जीवों के इस तरह की परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, जो जैव विकास प्रक्रम के विकास विषय में जानने की सहायता करता है। आप इस सेंटेंस को उलट करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको और अच्छी तरीके से लिख सकते हो कि जीवों के इस तरह के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, जो जैव विकास प्रक्रम के विषय में जानने की आवश्यकता है। जैव विकास के प्रक्रम में जानने की जो आवश्यकता पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जैसे जीवाश्म के हिसाब से हम कोयला निकालते हैं जमीन से, पेट्रोलियम निकालते हैं, ये सब जीवाश्म का ही देना है। तो जैव विकास प्रक्रम के विषय में जानने की में सहायता होती, कौन, जीवाश्म। कि जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, हमारे पूर्वज जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई वे कैसे थे, ये सब नॉलेज कैसे मिलेगा हमको, जीवाश्म से मिलेगा, है ना। जैसे पृथ्वी का आयु कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, किसी लकड़ी का आयु कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो ये सब जो है ना, कोई चीज़ मिल जाता है जमीन के अंदर तो उसके आयु कैसे निकालते हैं, तो जीवाश्म की मदद से जो है ना हमको एक चीज़ तो पता चलता है कि जैव विकास प्रक्रम जो है उसके बारे में जानने में सहायता मिल जाता है कि वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। और हम लोग जो अभी बने हुए, जो उसके पूर्वज, जो हमारे पूर्वज
जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है वे कैसे थे, जीवाश्म से इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इतने सारे लिखेंगे, 7 सवाल यहाँ पे टोटल। नेक्स्ट सवाल जो और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है उसको भी मैं करा दूंगा। ओके, कैसे लगी आपको, समझ में आया वीडियो? आप इस सवाल को आप याद कर लीजिए, बेहतर होगा, है ना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।